हर बड़ी चीज की शुरुआत कहीं न कहीं जरूर होती है और आज जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमारे सामने है उसके सक्सेस की असल शुरुआत 2012 की एवेंजर्स मूवी से ही हुई थी, जिसने बड़े पर्दे पर दुनिया भर में सबसे पहले अपने सुपर हीरोज को असेंबल किया और अपनी क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस से साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हुकूमत और अपना फैंडम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने आए हैं। और इसी बहुत बड़ी फैंडम का हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने कई बार हमें इस मूवी को कमेंट्स में सजेस्ट करके इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर आज की इस वीडियो में इस मूवी को सेलिब्रेट करते हैं और जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एवेंजर्स मूवी फैक्ट, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन होने वाले थे एवेंजर्स के ओरिजिनल रोस्टर का हिस्सा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थैनोस को किस जल्दबाजी की वजह से इंक्लूड किया गया था। जानेंगे कि कैसे इस मूवी के अंदर एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एमसीयू का हिस्सा बनाया जा रहा था और फाइनली जानेंगे इसके कुछ रिकॉर्ड तोड़ क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमिक बुक के अंदर द एवेंजर्स की शुरुआत हुई थी एवेंजर्स के इशू नंबर 1 में, जो पब्लिश हुई थी 1963 में, और इस टीम को क्रिएट किया था राइटर स्टैन ली और आर्टिस्ट जैक कर्बी की जोड़ी ने, जहां पर उन्हें इस ऑसम टीम अप का इंस्पिरेशन अपने राइवल डीसी कॉमिक्स से मिला था, जिन्होंने ऑलरेडी अपने पुराने 1940s की टीम अप जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का एक रिवैम्प्ड वर्जन जस्टिस लीग के रूप में द ब्रेव एंड द बोल्ड के इशू नंबर 28 में पब्लिश कर दिया था, जो रिलीज हुई थी मार्च 1960 में। ऑफ कोर्स एवेंजर्स के इसी टीम अप के आइडिया ने मार्वल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की एंड ऑफ कोर्स जब लोग इन सुपर हीरोज के टीम अप्स को पढ़ने लगे तो वो इनके इंडिविजुअल कॉमिक बुक्स को भी खरीदने लगे एंड इवेंचुअली मार्वल इन्हीं प्लान्स को मूवीज के अंदर अडॉप्ट करके इतना सक्सेसफुल हुआ कि यहाँ पर डीसी ने खुद उल्टा उससे इंस्पिरेशन ली और अपना DCEU शुरू किया। ये कहने की बात नहीं है कि आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बहुत बड़ी डील है, लेकिन अगर इस चीज का कोई जिम्मेदार है तो वो ये मूवी ही है, क्योंकि एमसीयू की प्रोडक्शन कंपनी मार्वल स्टूडियोज की शुरुआत ही इस मूवी को बनाने के लिए ही हुई थी, जहां पर इसकी वैसे तो शुरुआत 2003 में ही हो गई थी और 2005 में मार्वल एंटरटेनमेंट ने मैरिल लिंच नाम के बैंक से $550 मिलियन का लोन लिया था और ये प्लान किया गया था कि अलग अलग सुपर हीरोज पर मूवी बनाकर इन्हें एवेंजर्स में एक साथ क्रॉसओवर कराया जाएगा, जहां पर इसकी इनिशियल टीम बहुत ही ज्यादा अलग दिखने वाली थी और इस टीम के अंदर कैप्टन अमेरिका, क्लोक एंड डैगर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हॉकाई, निक फ्यूरी, पावर पैक, यहाँ तक कि शैंग ची भी दिखने वाले थे। लेकिन हम जानते हैं कि चीजें किस हिसाब से गईं। बाय द वे, हमें पहली एवेंजर्स मूवी के अंदर एंटमैन और द वॉस्प भी दिखने वाले थे, लेकिन जैसा कि इनकी मूवी से इन्हें एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, इन्हें इस मूवी से हटा दिया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है, लेकिन अब आप में से यहाँ पर कितने लोग ये बात जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आखिर स्पेसिफिकली मार्वल के किस अल्टरनेट यूनिवर्स पर बेस्ड है? वेल, इसका जवाब है मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स, जिसे अर्थ 610 भी कहा जाता है और इसे ब्रायन माइकल बेंडिस, वॉरेन एलिस और मार्क मिलर ने बनाया है और इसी यूनिवर्स के कई सारे इंस्पिरेशंस को मूवी के अंदर अडॉप्ट किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में शील्ड का एवेंजर्स को फॉर्म करना, हल्क का सुपर सोल्जर सीरम से हल्क बनना, चित्तौरी आर्मी का इंक्लूजन जो बेसिकली मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स में ही एक्सक्लूसिव थी, एंड ऑफ कोर्स निक फ्यूरी का अफ्रीकन अमेरिकन होना। ऊपर से आपको ये बात थोड़ी शॉकिंग लग सकती है कि यहाँ पर मार्वल ने 2000 के जमाने में सैमुअल एल जैक्सन से पूछा था कि क्या वो उनकी पर्सनैलिटी और लाइकलीनेस को अपनी कॉमिक बुक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो इस चीज के लिए एग्री हो गए थे और इवेंचुअली उन्हें ही आगे जाकर निक फ्यूरी का पार्ट दे दिया गया। थैनोस का कहर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत लंबे समय तक चला, जहां पर इस कैरेक्टर को सेट करने में लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा मूवीज लगी। इसे अल्टीमेटली कहा गया द इन्फिनिटी सागा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थैनोस बेसिकली एक जल्दबाजी का नतीजा था? एक्चुअली शुरुआत में एवेंजर्स की पूरी कहानी को जैक पैन ने लिखा था, लेकिन जब यहाँ पर जॉस वीडन आए तो उन्होंने पूरी कहानी को अपने हिसाब से चेंज किया और वो यहाँ पर लोकी के अलावा एक ऐसा विलन चाहते थे जो लोकी से भी कहीं ताकतवर हो और उसे फ्यूचर में दिखाया जा पाए। ऐसे में मार्वल के पास उस समय सबसे ताकतवर थैनोस ही था, जिसके कारण यहाँ पर जॉस वीडन ने थैनोस को इस्तेमाल किया। और शायद आप ये बात न जानते हो कि पहली मूवी के अंदर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के साथ एक्टर डेमियन पॉटर ने पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस का कैमियो दिया था और 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में
जॉस ब्रोलिन को थैनोस के रूप में कास्ट किया गया था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इनिशियली हमें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर एडवर्ड नॉर्टन ही हल्क के रूप में दिखे थे, लेकिन एडवर्ड नॉर्टन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क के कैरेक्टर के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी चाहते थे और वो हल्क को अपने हिसाब से शेप करना चाहते थे, जो ऑफ कोर्स मार्वल के विजन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था, जिसके कारण उन्हें रिप्लेस किया गया मार्क रफलो से। हैरानी की बात तो ये है कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के लिए पहले ही मार्क रफलो को कंसीडर किया गया था, लेकिन उस दौरान एडवर्ड नॉर्टन को ही इस रोल के लिए कास्ट किया गया। वैसे एवेंजर्स में मार्क रफलो हल्क के रूप में वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन ज़ोडिएक मूवी में उनके को स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हल्क के रोल के लिए उन्हें कन्विंस किया और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। कई बार ऐसा होता है जब मूवीज के अंदर कोई फनी या आइकॉनिक सीन एक्टर्स की स्क्रिप्ट से हटकर अपनी इम्प्रोवाइजेशन होती है, और ऐसे ही इम्प्रोवाइजेशन इस मूवी के अंदर कई जगहों पर हुई है, जहां पर टोनी स्टार्क का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कई आइकॉनिक लाइंस को खुद ही इम्प्रोवाइज किया है, जैसे कि हेली कैरियर वाले उस सीन में जिसमें टोनी स्टार्क शील्ड के एक एजेंट को गैलगा खेलते हुए पॉइंट आउट करता है और उन्हीं के इस इम्प्रोवाइजेशन की वजह से उस एजेंट को गैलगा खेलते हुए दिखाया भी गया। वहीं पर टोनी इस मूवी के अंदर जहां पर थॉर के कपड़ों के ऊपर कमेंट करता है, वो भी यहाँ पर आरडीजे की खुद की इम्प्रोवाइजेशन थी, और वो क्लाइमेक्स का सीन जहां पर टोनी सबसे छुट्टी लेने को कहता है। वहीं पर फाइनली जब हल्क टोनी स्टार्क को कॉन्शियस करने के लिए उसकी ओर चिल्लाता है, तो ये बेसिकली मार्क रफलो का आइडिया था, जिसे उन्होंने मोशन कैप्चर में इम्प्रोवाइज किया था। इस मूवी के अंदर तकरीबन 14 विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इसमें सबसे ज्यादा काम आई इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, जिसने मूवी के अंदर छोटे मोटे बॉडी डबल्स के साथ साथ शील्ड का हैरी कैरियर, आयरन मैन के सूट्स, हल्क और पूरी के पूरी न्यूयॉर्क बैटल में न्यूयॉर्क को बनाया था। जी हाँ, क्लाइमेक्स का जो आपको न्यूयॉर्क बैटल देखने को मिला है, उसका मेजॉरिटी ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क जैसे बिजी शहर को 1 घंटे के लिए ही बंद कर पाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि इस चीज को अचीव करने के लिए ILM ने न्यूयॉर्क के तकरीबन 7 मील चौड़े रेडियस और तकरीबन 100 फीट ऊंचाई से न्यूयॉर्क के अलग अलग हिस्सों के 2,50,000 इमेजेस लिए, जिसने न्यूयॉर्क के बैटल वाले मॉडल को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। साथ ही साथ तकरीबन 195 एसेट्स को रीमॉडल और मल्टीप्लाई करके इस सिटी को पॉपुलेट किया गया। वहीं पर अगर बात करें हल्क के विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर हल्क के डिजाइन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया, जहाँ पर मार्क रफलो की छोटी से छोटी फेशियल और बॉडी डिटेल्स को हल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पर इसे इनलार्ज और कई जगहों पर हल्क के हिसाब से एग्जैजरेट किया गया है, ताकि ऐसा फील हो पाए कि ब्रूस बैनर ही हल्क बना है। ऊपर से यहाँ पर हल्क को फेशियल और बॉडी हेयर्स भी दिए गए, ताकि हल्क के साथ रियलिज्म फील हो पाए। ऊपर से हल्क की चीख के लिए इस मूवी के साउंड एडिटर क्रिस्टोफर बॉयज ने मार्क रफेलो के साथ साथ ल्यूई फरिंगो के भी वॉइस का इस्तेमाल किया, जो 70s में हल्क का रोल प्ले करते थे। 2012 की एवेंजर्स एक और बहुत ही बेहतरीन एवेंजर के डेब्यू की शुरुआत बनी, जहां पर हमें 2011 की थॉर के बाद इस मूवी के अंदर हॉकआई को अपने फुल फॉर्म में देखने का मौका मिला, और यहाँ पर इस रोल को और भी कहीं ज्यादा कन्विंसिंग बनाने के लिए जेरेमी रेनर ने ओलंपिक आर्चर से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। डिज्नी अपनी चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट की वजह से यूनिवर्सल डेमोग्राफ को कवर करने के लिए जाना जाता है, जो बेसिकली उसके फाइनेंशियल सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली यही मूवी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स थे जो ऑफ द लिमिट थे, जैसे कि लोकी का जर्मनी में उस आदमी के ऊपर हमला करना या एजेंट कोल्सन की जान लेना, और इन्हीं सीन्स के प्रीवियस वर्जन्स के हिसाब से डिज्नी को R रेटिंग मिल रही थी, जिसके कारण डिज्नी ने इन सीन्स में बहुत सारे बदलाव किए, और जहाँ पर एजेंट कोल्सन की जान लोकी लेता है, वहाँ पर हमें एक ब्लेड एजेंट कोल्सन के थ्रू निकलते हुए दिखाया जाना था, जिसे हटा दिया गया। स्पाइडरमैन हमें भले ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से देखने को मिला, लेकिन अगर सब कुछ स्मूथली गया होता तो इस मूवी के अंदर हमें एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के होने का हिंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिल जाता, क्योंकि इस मूवी के अंदर न्यूयॉर्क के स्काईलाइंस में हमें ऑस्कॉर्प टावर भी दिखाया जाना था, और यहाँ पर सोनी पिक्चर्स इस चीज के लिए अग्री भी हो गया था, लेकिन मूवी के दौरान ऑलरेडी पूरा का पूरा न्यूयॉर्क का मॉडल तैयार कर लिया गया था, जिसके कारण ऑस्कॉर्प टावर के लिए जगह ही नहीं बची, और ऐसा नहीं हो पाया। आपको इस मूवी का वो फनी पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद ही होगा, जिसमें हमारे एवेंजर्स
एक साथ बैठकर शवारमा खाते हैं। ऑफ कोर्स इस सीक्वेंस को फिल्मिंग के कई दिनों बाद शूट किया गया था और एग्जैक्टली इस मूवी के प्रीमियर के एक दिन बाद इस पूरे सीक्वेंस को शूट किया गया था, जहां पर इसे लॉस एंजलिस के शैलोम ग्रिल नाम के रेस्टोरेंट में शूट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स इसी सीन की वजह से ये रेस्टोरेंट और भी कहीं ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। वैसे इस सीन के दौरान क्रिस एवंस ने अपने मुंह को इसलिए ढका है क्योंकि वो इस सीन के दौरान अपनी मूवी स्नोपियर्सर की शूटिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी। इस मूवी को हर जगह पर द एवेंजर्स नाम से ही रिलीज किया गया था, लेकिन यहाँ पर डिज्नी को इसी नाम का एक बहुत बड़ा पंगा यूके में झेलना पड़ा, जहाँ पर यूके में ऑलरेडी द एवेंजर्स नाम की एक बहुत पुरानी स्पाई फ्रेंचाइजी है, जिसकी कई सारी मूवीज और टीवी शोज आ चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर उस मूवी से कंफ्यूज ना करने के लिए डिज्नी को यहाँ पर अपने टाइटल को ही चेंज करना पड़ा और यूके में इस मूवी को मार्वल एवेंजर्स असेंबल नाम से रिलीज किया गया। खैर इस मूवी के पॉपुलैरिटी के कारण इस मूवी का फैंडम तो दुनिया भर में छाया, लेकिन साथ ही साथ इसे आउटर स्पेस में भी एंजॉय किया गया, जहां पर नासा ने ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस मूवी की स्पेस स्टेशन में एक डिजिटल कॉपी भी भेजी, जिसे यहां पर एस्ट्रोनॉट्स ने एंजॉय किया। और ये चीज इतनी औसम इसलिए है क्योंकि ये हर मूवी के साथ नहीं होता है और कुछ ही मूवीज होती हैं जो अपनी जगह स्पेस स्टेशन में बना पाती हैं। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में, जहां पर अगर बात करें सबसे पहले फाइनेंशियली तो इस मूवी को टोटल 220 मिलियन डॉलर्स की बजट पर बनाया गया था और अब तक इस मूवी ने 1.5 बिलियन डॉलर्स की वर्ल्ड वाइड कमाई की है, जहां पर अकेले ही यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से इस मूवी ने 623 मिलियन डॉलर्स कमाए और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 895 मिलियन डॉलर्स कमाए, जिसने इसे उस समय तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनाया था। साथ ही साथ ये मूवी उस समय सबसे ज्यादा कमाने वाली कॉमिक बुक मूवी और डिज्नी की उस समय सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स की तो इस मूवी को टोटल 74 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इस मूवी ने 21 अवार्ड्स को जीता, जहां पर इस मूवी को एकेडमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर एवेंजर्स एकेडमी अवार्ड में लाइफ ऑफ पाई से हार गई। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एवेंजर्स मूवी फैक्ट्स। एवेंजर्स की चारों मूवीज मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एवेंजर्स की बाकी मूवीज की भी वीडियो सेपरेट ही आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े हुए आप कौन कौन से फैक्ट जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।